हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से बॉटनी के टोटल 10 चैप्टर को कवर कराया गया है, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर है पादप कार्य की, जिसमें है जड़, पत्ती, फूल, फल, बीज, अंकुरण, और लास्ट चैप्टर है प्रदूषण। यानी इसमें टोटल 10 चैप्टर को कवर किया गया है। तो वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तो चलिए बिना देरी किए हुए फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं पादप कार्य की। फर्स्ट चैप्टर है पादप कार्य की, प्लांट फिजियोलॉजी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पादपों का अध्ययन बॉटनी कहलाता है। इसके जनक फादर ऑफ बॉटनी थियोफ्रेट्स को कहा जाता है। स्टीफन हेल्स को पादप कार्यकी का जनक फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। विलियम रॉक्सबर्ग को भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। आकारिकी में पढ़ेंगे पेड़ पौधों का बाहरी अध्ययन मोर्फोलॉजी कहलाता है। इसके बाद पढ़ेंगे रूट, पौधे का वह भाग जो जमीन के नीचे रहता है रूट कहलाता है। इसके बाद है शूट, पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर होता है उसे कहते हैं शूट। इसके बाद है जड़, यह पेड़ पौधे के भूमिगत के नीचे वाला भाग होता है। इसका विकास रेडिकल से होता है। इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होता है। यह निगेटिव फोटोट्रॉफ होता है, जबकि पॉजिटिव गेटोट्रॉफ होता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड नहीं पाए जाते हैं, जिसके कारण यह चौड़ाई में विकास नहीं कर पाता है, बल्कि लंबाई में विकास करता है। रूट हेयर यानी मूल रोम, यह जड़ से निकलने वाला पतला रेशा होता है। यह जल एवं खनिज का अवशोषण पराशर विधि द्वारा करता है। जड़ के कार्य, जिसमें फर्स्ट है पौधों को स्थिरता प्रदान करना, सेकेंड है भोजन का संग्रह करना। इसके बाद है रूट कैप, यह जमीन को अंदर खोदने का काम करता है। जड़ के प्रकार, जड़ के 2 प्रकार हैं, जिसमें फर्स्ट है मूसला जड़ और सेकेंड है अपस्थानिक जड़, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे मूसला जड़। यह जड़ जमीन के अंदर होता है और पूरे जीवन भर पेड़ से जुड़ा होता है। इसे काट देने पर पेड़ सूख जाएगा और कुछ समय पश्चात पेड़ गिर जाएगा। एग्जाम्पल में है आम, नीम, गाजर, सलगम, चुकंदर, etc। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पर पढ़ेंगे अपस्थानिक जड़, यह जड़ भूमि के ऊपर होता है। ये जीवन भर वृक्ष से नहीं जुड़ा रहता है। इसे काट देने पर भी वृक्ष पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। इसे द्वितीय मूल कहते हैं। एग्जाम्पल में डहेलिया, गन्ना, बांस, पीपल, बरगद और मक्का, उसका रबड़ और etc। इसके बाद है स्तंभ मूल, वैसा अपस्थित जड़ जो बिल्कुल सीधा रहता है उसे स्तंभ मूल कहते हैं। एग्जाम्पल में है पीपल, बरगद, रबड़ etc। इसके बाद है अवस्तंभ, वैसा अपस्थित जड़ जो सीधा न होकर तिरछा रहते हैं, इसे अवस्तंभ कहते हैं, जैसे गन्ना, बांस, मक्का etc। इसके बाद है आरोही मूल, वैसा जड़ जो पौधों को आगे बढ़ने में मदद करता है और पौधों को ऊंचाई पर चढ़ा देता है, इसे आरोही मूल कहते हैं। एग्जाम्पल में है मनी प्लांट, पान का पत्ता etc। अधिपाद मूल, वैसा मूल जो किसी दूसरे पौधे पर होता है उसे अधिपाद कहते हैं। यह भूमि के अंदर नहीं पाया जाता है। यह वायु से ही नमी ग्रहण कर लेता है। नमी ग्रहण करने के लिए इसमें बेलामेन उत्तक पाए जाते हैं। ये वायु में रहते हैं, अतः उन्हें वायु मूल भी कहते हैं। एग्जाम्पल में है आर्कटिक। इसके बाद है नोट में पढ़ेंगे दुनिया का सबसे छोटा बीज आर्कटिक का होता है।
परजीवी मूल के बारे में पढ़ेंगे। वैसा मूल जो दूसरे पौधे पर निर्भर रहता है उसे परजीवी मूल कहते हैं। जैसे में अमर बेल, यह एक लता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषी मूल, यह प्रकाश संश्लेषण करता है। एग्जाम्पल में है सिंघाड़ा। इसके बाद है मूलदाब यानी रूट प्रेशर, जड़ पानी को अवशोषित करके एक प्रेशर से ऊपर फेंकती है। इस प्रेशर को रूट प्रेशर कहते हैं। इसी कारण फूलों के ऊपर पानी की बूंदें जमा हो जाती है। पेड़ में सुई चुभने, कांट लगने पर इसमें लाशा तथा दूध निकलने लगता है, जैसे पपीता के पेड़ से दूध निकलना। नेक्स्ट है तना के बारे में पढ़ेंगे। इसका विकास प्रांकुर या प्लाइमूल से होता है। यही तना जब मोटा हो जाता है तो उससे शाखाएं ब्रांच निकलते हैं। ब्रांच से कई सब ब्रांच निकलते रहते हैं जिसे टहनी कहते हैं। पेड़ पौधे को सर्वाधिक हानि तना छीलने से होती है। ये सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है। यह पॉजिटिव फोटोट्रॉफ तथा निगेटिव जियोट्रॉफ होता है, अर्थात यह प्रकाश की ओर बढ़ता है किंतु भूमि की ओर नहीं बढ़ता। पतझड़ के मौसम में पेड़ की सभी पत्तियां गिर जाती हैं तो उस समय तना भोजन बनाने का काम करता है। तना 1% प्रकाश संश्लेषण कर देता है, इसीलिए यह हरा रहता है। इसमें नोड तथा इंटरनोड पाया जाता है, जिस कारण यह चौड़ाई में विकास करता है। इसमें गांठनुमा रचना पाई जाती है जिसे कलियां कहते हैं। इसके बाद तना 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट है वायु तना और सेकेंड है अर्धवायुवीय तना, थर्ड है भूमिगत तना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वायवीय तना, ऐसा तना जो प्रांकुर से निकलते हैं और सीधे हवा की तरफ चले जाते हैं। यह बाहर की ओर लटका रहता है। एग्जाम्पल में है लता वाला सब्जी, करेला, कद्दू, आम, बेल, बबूल इत्यादि। इसके बाद है अर्धवायवीय तना। इस तना का कुछ भाग अंदर तथा कुछ भाग बाहर होता है, जिसे हम लोग अर्धवायवीय तना कहते हैं। एग्जाम्पल में है घास, जलकुंभी इत्यादि। नेक्स्ट है भूमिगत तना। यह तना भोजन का संग्रह तथा दूसरे जीवों से सुरक्षा के लिए भूमि के अंदर चला जाता है और नीचे जाकर फैल जाता है। एग्जाम्पल में है अदरक, हल्दी, लहसुन, प्याज, आलू, ओल यानी सूरन। नोट में है अदरक तथा हल्दी को प्रकंद कहते हैं, लहसुन तथा प्याज को शलकनंद कहते हैं। इसमें पानी की मात्रा अधिक होता है। आलू और तेल को कंद कहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे अरबी तथा जमीकंद को धनकंद कहते हैं। अदरक एक तना है, जड़ नहीं, क्योंकि इसमें नोड तथा इंटरनोड होते हैं। हल्दी में कुरकुमिन पाया जाता है जो कैंसर रोग नहीं होने देता है। आलू में सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट यानी वसा पाया जाता है। सोलेनिन के कारण आलू हरा हो जाता है तथा ऑक्सीजन के कमी के कारण आलू में काला धब्बा हो जाता है। प्याज में सल्फोनिक अम्ल पाया जाता है, जिस कारण आँख से आंसू आते हैं। यानी प्याज के काटने पर आँखों में से आंसू आ जाता है, वो सल्फोनिक के कारण आता है, क्योंकि सल्फोनिक अम्ल प्याज में पाया जाता है। लहसुन में सल्फर गंधक यानी एलासीन के कारण गंध आता है। इसके बाद पढ़ेंगे पत्ती के बारे में पढ़ेंगे। यह पेड़ पौधे का क्षैतिज विकास को दर्शाता है। यह श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, वाष्पो उत्सर्जन तथा गैसों के विनिमय का कार्य करता है। क्लोरोफिल के कारण पत्तियों का रंग हरा हो जाता है। पत्तियों में स्टार्च की जांच के लिए आयोडीन अभिकर्मक का प्रयोग किया जाता है तथा आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। पतझड़ में
वाष्प उत्सर्जन रोकने के लिए तथा ठंड में ऊष्मा रोकने के लिए पेड़ अपनी पत्तियां गिरा देती हैं। इसके बाद है स्टोमेटा यानी रंध्र, गैस का विनिमय करता है तथा मंड स्केच को शर्करा में बदल देता है। इसके बाद है पत्तियों का प्रकार, जिसमें फर्स्ट है सरल पत्तियां, इसका लीफ मार्जिन कटा पिटा नहीं होता रहता है। एग्जाम्पल में आम, पीपल, बरगद, केला etc। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे संयुक्त पत्ती, इनका लीफ मार्जिन कटा पिटा होता है। एग्जाम्पल में गुलाब, नीम, इमली etc। इसके बाद यहाँ पे देखिए शिरा विन्यास है। इसके बाद पढ़ेंगे पत्तियों के शिरा के क्रम को शिरा विन्यास कहते हैं। यह 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है जालिकावत शिरा विन्यास। इनमें शिराएं जालीनुमा जुड़ी रहती हैं। यह द्विबीजपत्री पौधे में होता है। एग्जाम्पल में है आम, जामुन etc। इसके बाद नेक्स्ट है समानांतर शिरा विन्यास। इसमें शिरा एक दूसरे के समानांतर बिछे हुए रहते हैं। यह एक बीज पत्री होती है। एग्जाम्पल में है केला, धान, गेहूँ etc। इसके बाद है पत्तियों का रूपांतरण। मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधे को मरुद्भिद कहते हैं। इन पौधों की पत्तियां कांटों का रूप ले लेती हैं क्योंकि वह जल का बचा सकें। लतीदार सब्जियों की पत्तियों में स्प्रिंग या स्टैंडिल कहते हैं। इसके बाद है पर्णघट्ट, नाइट्रोजन की कमी से पेड़ पौधे कीट भक्षी हो जाते हैं। इन पौधों में जल अपघटक एंजाइम पाया जाता है। इन्हें कलश पौधा कहते हैं। एग्जाम्पल में है पिंगुएला, नेपेंथिस etc। इसके बाद नोट में दिया है वैसा पर्णघट्ट पौधा जो जलीय क्षेत्र में पाया जाता है उसे ब्लाडर कहते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे फूल पुष्प के बारे में। फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। यह पुष्प प्रजनन में सहायक होते हैं। फूल का मुख्य काम फल का निर्माण करना है। फूलों का उत्पादन फ्लोरिकल्चर कहलाता है। पुष्प के 4 भाग होते हैं, जिसमें से क है बाह्य दलपुंज और ख है दलपुंज, ग है पुमंग और घ है जायांग। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे जायांग के बारे में। यह पुष्प का मादा जननांग होता है। इसमें अंडाशय, वर्तिका तथा वर्तिकाग्र पाया जाता है। इसके बाद है पुगंब, यह पुष्प का नर जननांग होता है। इसमें पुकेंसर, परागकण तथा परागकोश आते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट बाह्यदल पुंज। यह कली को रक्षा देने का कार्य करता है। इसका रंग हरा होता है। यह प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यह फूल का सबसे बाहरी भाग होता है। इसके इकाई को सेपल कहते हैं। इसके बाद है दलपुंज। दलपुंज के बारे में पढ़ेंगे। यह रंगीन होता है, कीटों को परागण के लिए आकर्षित करता है। इसकी इकाई पीटल का होता है। रात में खिलने वाले फूलों की दलपुंज सफ़ेद तथा सुगंधित होता है। एग्जाम्पल में है रात रानी, चमेली etc। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे दिन में खिलने वाले फूलों का दलपुंज रंगीन तथा चमकीला होता है, जैसे में है गुलाब etc। इसके बाद है पुष्पासन। पुष्प का समस्त भाग पुष्पासन पर अवस्थित होता है। नेक्स्ट है परागकोश। इसके अंदर परागकण भरे होते हैं। परागकण निषेचन में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फूल खिलने के लिए फास्फोरस की ज़रूरत होती है। गूलर का फूल कभी खिलता नहीं है। इसके बाद है परागण। परागकोश से परागकण का वर्तिकाग्र तक पहुंचना
परागण कहलाता है। इसके बाद है स्वपरागण, उसी फूल स्वयं से परागण हो तो स्वपरागण कहते हैं। इसके बाद है परपरागण, जब परागण किसी दूसरे माध्यम से होता है तो से परपरागण कहा जाता है। परागण जितना दूर से होगा फल उतना ही अच्छा होगा। स्वपरागण से अच्छा परपरागण होता है। परागण वर्तिकाग्र तक संपन्न हो जाता है। इसके बाद है परागण के विभिन्न विधियाँ, जिसमें से वन है कीट द्वारा परागण, और दूसरा है वायु द्वारा परागण, और तीसरा है जल द्वारा परागण, चौथा है ऋतु द्वारा परागण, उसके बाद है चमगादड़ द्वारा परागण। जिसमें से रिमार्क हम लोग पढ़ेंगे, कमल के फूल में परागण कीट द्वारा होता है। सबसे बड़ा फूल रेफ्लेसिया में परागण हाथी द्वारा होता है। सबसे छोटा फूल ओल्फिया में परागण हवा द्वारा होता है। इसके बाद पढ़ेंगे निषेचन। परागकण का अंडा से मिल जाना निषेचन कहलाता है। निषेचन की क्रिया अंडाशय में होती है और निषेचन के बाद फल का निर्माण आरंभ हो जाता है और परिपक्व अंडाशय ही फल का निर्माण कर लेता है। इसके बाद है अंडाशय की बाहरी दीवार फल भित्ति छिलका का निर्माण कर देती है। अंडाशय के अंदर पहले से उपस्थित बीजांड बीज का निर्माण करते हैं। इसके बाद है परागण के फलस्वरूप 2 परागकण अंडाशय में पहुंचते हैं, जबकि अंडाशय में पहले से 3 अंडा रहते हैं। एक परागण एक अंडा में क्रिया कर युग्मनज बना लेता है और यही युग्मनज भ्रूण का निर्माण करते हैं और भ्रूण ही फल बन जाता है। अंडाशय में बचा हुआ 2 अंडा तक एक परागकण से मिलकर भ्रूण कोश का निर्माण कर लेते हैं। यह भ्रूण कोश भ्रूण को भोजन देने का कार्य करता है। निषेचन की क्रिया के बाद फूल के सभी बाहरी अवयव झड़ कर गिरने लगते हैं। परागकण को नर युग्मक तथा अंडा को मादा युग्मक कहते हैं। इसके बाद है गेमेट अगुणित 1n होता है, अर्थात इसे हैप्लॉइड कहते हैं। इसके बाद है युग्मनज तथा भ्रूण ये दोनों ही द्विगुणित होते हैं। इसके बाद है भ्रूण कोश त्रिगुणित या 3n होते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे फल यानी फ्रूट के बारे में पढ़ेंगे। फल परिपक्व अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। फलों का अध्ययन कार्पोलॉजी या फोमोलॉजी कहलाता है। निषेचन के आधार पर फलों का प्रकार सत्य फल, असत्य फल और अनिषेच फल। इसके बाद है सत्य फल के बारे में पढ़ेंगे। वैसा फल जिनका निषेचन अंडाशय में होता है उसे सत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल में आम, लीची, जामुन etc। इसके बाद है असत्य फल, वैसा फल जिसका निषेचन अंडाशय में न होकर थैलमस में होता है उसे असत्य फल कहते हैं। एग्जाम्पल में सेब, नाशपाती etc। इस फलों को कूट फल या आभासी फल कहते हैं। इसके बाद है अनिषेच फल, वैसा फल जिसमें निषेचन न हो, परागण से ही फल बन जाए उसे अनिषेच फल कहते हैं। एग्जाम्पल में अंगूर, केला etc। निर्माण के आधार पर फलों का प्रकार साधारण या सरल फल, जब एक फूल में एक फल का निर्माण होता है तो उसे साधारण फल कहते हैं। एग्जाम्पल में है आम, जामुन, बादाम, धान, गेहूँ etc। इसके बाद है समूह या संयुक्त फल, जब एक ही फूल से कई फल बन जाते हैं किंतु वे आपस में जुड़े रहते हैं तो उसे समूह या संयुक्त फल कहते हैं। जैसे में है रसबड़ी, शरीफा, स्ट्रॉबेरी, मदारा, धतूरा etc। इसके बाद है संग्रथिक फल, जब कभी फल के
निर्माण में बाह्य दलपुंज, पुष्पासन, अंडाशय सभी भाग ले लेते हैं तो उसे संग्रथित फल कहते हैं। एग्जाम्पल में है कटहल, अनानास, सहतूत, गुल्लर etc। इसके बाद नेक्स्ट है फलों के भाग। फलों के आंतरिक भाग को फल भित्ति या पेरिकार्प कहते हैं। ये 3 भागों में बांटा होता है, जिसमें से 1 है बाह्य फल भित्ति, यह छिलका से सटा रहता है, और दूसरा है मध्य फल भित्ति, यह फलों के सबसे बीच का भाग होता है, यह फलों के सर्वाधिक क्षेत्र पर होता है। तीसरा है आंतरिक फल भित्ति, यह गुठली में सटा रहता है। इसके बाद है सूखा फल यानी ड्राई फ्रूट, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की 3 परतें अलग अलग नहीं रहती है बल्कि एक से जुड़ी रहती है, उन्हें ड्राई फ्रूट कहते हैं। एग्जाम्पल में है मेवा etc। इसके बाद है मांसल फल, वैसा फल जिसमें फल भित्ति की 3 परतें अलग अलग स्पष्ट दिखती हैं, मांसल फल कहलाती हैं। इसके बाद है एग्जाम्पल में आम, जामुन etc। मांसल फलों को कई भागों में बांटते हैं, जिनमें से फर्स्ट है आस्ठील, वैसा फल जिसका मध्य फल भित्ति बहुत बड़ा हो अर्थात फल का बीज बड़ा हो। एग्जाम्पल में है आम, जामुन, बेर etc। इसके बाद बीज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बीज पौधे के अगली पीढ़ी के लिए बीज का होना आवश्यक है। बीज का निर्माण बीजांड से होता है। बीज की रक्षा को देने का कार्य फल करता है। बीज में छोटा छिद्र पाया जाता है जिसे माइक्रोपाइल कहते हैं। इसी के माध्यम से बीज के अंदर पानी आ जाता है। बीज का बाहरी भाग टेस्टा कहलाता है तथा आंतरिक भाग टिग्मा कहलाता है। बीज 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक बीजी पत्री यानी एक बीजपत्री के बारे में पढ़ेंगे। इनके बीज को खोलने पर एक ही अंश का पार्ट निकलता है। इनकी पत्तियां का सिरा विन्यास समानांतर होता है तथा इनकी पत्तियां लंबी होती हैं। एग्जाम्पल में है धान, गेहूं, केला, मक्का etc। इसके बाद है द्विबीजपत्री, इनके बीज को खोलने पर 2 बराबर भागों में बंट जाते हैं। इनका सिरा विन्यास जालिकावट होता है तथा पत्तियां छोटी होती हैं। एग्जाम्पल में है चना, आम, जामुन etc। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पे है बेरी यानी बरी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वैसा फल जिसका बीज पेपरी यानी पतला या चिपचिपा हो उसे बरी फल कहते हैं। एग्जाम्पल में है अमरूद, टमाटर, तरबूज, भिंडी, कद्दू etc। इसके बाद है पोम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें असत्य फलों को रखा जाता है। एग्जाम्पल में सेब, अनानास। फलों के खाने वाले भाग को पढ़ेंगे। लीची, इसके खाने वाला भाग है एरियल। अनार का खाने वाला भाग है टेस्टा, बीज का बाहरी भाग। इसके बाद है टमाटर और अमरूद, इसका खाने वाला भाग है संपूर्ण फल को यानी खाया जाता है। टमाटर के संपूर्ण फल और अमरूद को भी संपूर्ण फल को खा सकते हैं। इसके बाद है सेब, नाशपाती, इसमें पुष्पासन। नींबू, संतरा, मौसमी में जूसी हेयर रसेदार रोम को खाया जाता है। धान, नारियल में भ्रूण कोश को। आम, तरबूजा में मध्य फल भित्ति को। अनानास, कटहल में पुष्पक्रम को और फूल गोभी में पुष्पक्रम को। इसके बाद है बीज अंकुरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अंकुरण बीजों को निष्क्रिय अवस्था में सक्रिय अवस्था में आने की क्रिया को अंकुरण कहते हैं। अंकुरण के लिए जिब्रेलिन हार्मोन आवश्यक है। अंकुरण के लिए आवश्यक पदार्थ जल, तापमान, आर्द्रता, नमी, वायु। इसके बाद है
अंकुरण के लिए आवश्यक तत्व मिट्टी, प्रकाश, खनिज, खाद। इसके बाद इसके नोट में पढ़ेंगे हम लोग। बैगन, टमाटर, मिर्चा का अंकुरण के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड, पोषण। पोषण के बारे में पढ़ेंगे। बीमारी से लड़ने तथा वृद्धि विकास के लिए सहायक तत्वों को पोषण कहते हैं। पोषण दो प्रकार का होता है, जिसमें से ए है बृहत और बी है सूक्ष्म। बृहत के बारे में पढ़ेंगे। इसकी आवश्यकता अधिक होती है। पौधों को सर्वाधिक मात्रा में कार्बन की आवश्यकता होती है। फूल खिलने तथा बीज बनने के लिए फास्फोरस की आवश्यकता होती है। वृद्धि तथा रोग से लड़ने के लिए पोटेशियम की आवश्यकता होती है। पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। यह क्रिया राइजोबियम नामक जीवाणु करता है। जीव द्रव्य का निर्माण सल्फर करता है। डीएनए तथा आरएनए में कैल्शियम पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके रिमार्क में पढ़ेंगे। पौधों को आयोडीन की आवश्यकता नहीं होती है। नारियल के पौधों को आयोडीन की आवश्यकता होती है। जिसमें और बी है सूक्ष्म। इसकी बहुत ही कम मात्रा की ज़रूरत होती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। इसमें एक ट्रिक है, मन को जीत कल मत बोल फनी। मन से हो जाएगा मैग्नीज, को से हो जाएगा कोबाल्ट, जीत से हो जाएगा जीन और कल से हो जाएगा क्लोरीन, मत से हो जाएगा मोल्बेडेनियम और बोल से हो जाएगा बोरान, फ से हो जाएगा ईरान और नी से हो जाएगा निकेल। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे। लंबाई वृद्धि के लिए जीन यानी जेडन की आवश्यकता होती है। लोहा का प्रयोग खाद्य के रूप में नहीं कर सकते हैं। इसके बाद है पादपों का आर्थिक महत्व। सिनकोना के छाल से कुनैन प्राप्त किया जाता है, जिसमें मलेरिया की दवा बनती है। मुलेठी के जड़ से गला साफ करते हैं। ब्राह्मी के पत्ते के प्रयोग करने से स्मरण शक्ति या याददाश्त बढ़ती है। सर्पगंधा के जड़ से सांप काटने तथा हाई बीपी की दवा बनती है। नारियल की फल भित्ति से रस्सी बनती है। कपास की प्राप्ति बीज से होती है, इसे सफ़ेद सोना कहते हैं। जूट यानी पटसन की प्राप्ति छाल से होती है, इससे बोरा बनता है, इसे सुनहरा रेशा कहते हैं। लौंग की प्राप्ति पुष्पकली से होती है। हींग की प्राप्ति जड़ से होता है। दालचीनी की प्राप्ति छाल से होता है। अफीम, चरस, कोकीन, हशीश, हेरोइन, ब्राउन शुगर, गांजा, मैरिजुआना ये सभी मादक पदार्थ हैं। इसकी प्राप्ति पत्ती से होती है। कॉफ़ी की प्राप्ति बीज से होती है, इसमें कैफीन क्षार पाया जाता है। चाय की प्राप्ति पत्ती से होती है, इसमें कैटनीन तथा थीन क्षार पाया जाता है। भांग, तंबाकू, गांजा की प्राप्ति पत्तियों से होती है, इनमें निकोटीन पाया जाता है। नोट में है गुलाब के तना से नए किस्म नया पौधों का उगाना बगिंड कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे। 3 चैप्टर है पादप कुल, पादप रोग, पादप हार्मोन। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पादप कुल के बारे में। तो शुरू करते हैं हम लोग। कुकुरबिटेसी, इसमें लतीदार सब्जी या पौधे को रखते हैं। एग्जाम्पल में है नेनुआ, करेला, कद्दू ईटीसी। इसके बाद है रूटेसी, इसमें नींबू कुल के खट्टे फलों को रखते हैं। एग्जाम्पल में नींबू, संतरा, मौसमी ईटीसी। उसके बाद है मालवेसी, इसमें लाशा युक्त फल वाले पौधों को रखते हैं। एग्जाम्पल में है भिंडी, कपास, अरहुल, बेल ईटीसी। इसके बाद है सोलेनसी, सोलेनेसी में है, इसमें आलू, तंबाकू, धतूरा को रखते हैं। इसको
काट कर बोने से नया फल बनता है। इसके बाद है लिलिएसी, इसमें लहसुन प्याज को रखते हैं। इसके बाद है ग्रेमिनी, इसमें मोटे अनाज को रखते हैं। एग्जाम्पल में है धान, गेहूँ, मक्का etc। इसके बाद है कुशीफेरो, इसमें सरसों को रखते हैं। उसके बाद है लेल्यूमिनेसी, इसमें दलहनी फसल को रखते हैं। उसके बाद है मोरासिया, इसमें कटहल को रखते हैं। इसके बाद हम लोग देखेंगे पादप जगत। पादप जगत को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें कि एक है अपुष्पोद्भिक और दूसरा है पुष्पोद्भिक। जिसमें से अपुष्पोद्भिक को तीन भागों में बांटा गया है। एक है थैलोफाइटा, दूसरा है ब्रायोफाइटा, तीसरा है टेरिडोफाइटा। थैलोफाइटा को चार भागों में बांटा गया है, कवक, शैवाल, लाइकेन और जीवाणु। इसका हम लोग देखेंगे पुष्पोद्भिक को दो भागों में बांटा गया, जिसमें से ए है आवृत्तिबीजी, बी है अनावृत्तिबीजी। जिसमें से आवृत्तिबीजी को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें से एक है एक बीजपत्री और दूसरा है द्विबीजपत्री। इसके बाद हम लोग देखेंगे अपुष्पोद्भिक के बारे में। इन पौधों में कभी भी फल फूल नहीं उगता है। ये छोटे आकार के पौधे होते हैं। इन्हें तीन भागों में बांटते हैं, जिसमें से वन है थैलोफाइटा। यह पादप जगत के सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना तथा पत्ती का विभाजन नहीं दिखता है। इनका शरीर शुकाय होता है, यानी फूला हुआ होता है। इसे चार भाग में बांटते हैं, जिसमें से ए है कवक। कवक का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। यह आर्द्रता वाले क्षेत्र में उगते हैं, जहाँ प्रकाश कम रहता है। इनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, जिस कारण यह हरा नहीं होते हैं और ये भोजन नहीं बना पाते हैं। ये भोजन के लिए सड़े गले चीज़ों पर निर्भर रहते हैं, अतः इन्हें मृतोजीवी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे हम। कवक कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है मशरूम, पेनिसिलियम, ईस्ट। सभी जीवों में सर्वाधिक प्रोटीन मशरूम 80% पाया जाता है। इसके बाद है विश्व का पहला एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है, जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नामक कवक को निकाला था। ईस्ट का प्रयोग बेकरी यानी बिस्किट उद्योग में करते हैं। ईस्ट किण्वन की क्रिया करता है। इसके बाद किण्वन के बारे में पढ़ेंगे। जटिल कार्बनिक यौगिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में अपघटित यानी तोड़ना करना किण्वन कहलाता है। शर्करा के किण्वन में ईस्ट खमीर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद है इन्वर्टर्स एंजाइम शर्करा को ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज में तोड़ देता है। जाइमेज एंजाइम ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल तथा CO2 में तोड़ देता है। नोट में पढ़ेंगे हम लोग, मिथाइल अल्कोहल को जहरीली शराब कहते हैं। इसे पीने से व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसमें रिमार्क में पढ़ेंगे, सबसे मीठा शर्करा फ्रुक्टोज होता है। यह सुक्रोज से 17 गुना अधिक मीठा होता है। फ्रुक्टोज के बारे में पढ़ेंगे। फ्रुक्टोज फलों में पाया जाता है। चीनी को टेबल चीनी कहते हैं। इसमें सुक्रोज पाया जाता है। नोट में पढ़ेंगे, सेकेरिन एक नॉन शुगर कार्बनिक पदार्थ है। यह शर्करा से 500 गुना मीठा होता है। इसका प्रयोग आइसक्रीम उद्योग में करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे शैवाल के बारे में। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवाल यानी आर्द्र नमी वाले स्थान पर प्रकाशित क्षेत्र में निकलते हैं। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिस कारण इनका रंग हरा होता है और ये भोजन बना सकते हैं, अतः यह स्वपोषी होते हैं। शैवाल भोजन को मंड के रूप में ग्रहण करते हैं।
शैवाल का हरा रंग फाइको एरिथ्रियम के कारण होता है। शैवालों का भूरा रंग फाइको जैंथीनियम के कारण होता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेस्मियम एटिथ्रियम के कारण होता है। प्रोटोडर्मा नामक शैवाल कछुए के शरीर पर उगता है। सारगैसो नामक शैवाल 200 m लंबा होता है। भूरे शैवाल का प्रयोग चारा के रूप में करते हैं। नीलहरित शैवाल धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। लैमिनेरिया नामक शैवाल से समुद्र आयोडीन प्राप्त करते हैं। कोलोरोला नामक शैवाल को अंतरिक्ष यात्री अपने यान में ले जाते हैं। इससे उन्हें प्रोटीन युक्त भोजन तथा ऑक्सीजन मिलता है। इसके बाद है लाइकेन। इसे शैवाल एवं कवक के बीच की कड़ी कहते हैं। लाइकेन मूल रूप से नीला होता है, किंतु जब प्रदूषण बढ़ता है और SO2 की मात्रा बढ़ जाती है तो लाइकेन का रंग नीला से सफ़ेद हो जाता है। अतः लाइकेन वायु प्रदूषण का सूचक है। ग्राफिक्स नामक लाइकेन से लिटमस को प्राप्ति होती है। लिटमस मूल रूप से नीला होता है। जब नीले लिटमस पेपर पर अम्ल डालते हैं तो वह लाल हो जाता है। जब लाल लिटमस पेपर पर क्षार डालते हैं तो वह नीला हो जाता है। उसके बाद है आर्चिल नामक लाइकेन से नीला रंग बनाया जाता है। परमीलिया नामक लाइकेन से मिर्गी की दवा बनती है। इंडोकार्य नामक लाइकेन का प्रयोग जापान के लोग सब्जी के रूप में करते हैं। असीमिया नामक लाइकेन से DPT का ट्रिपल वैक्सीन बनाते हैं। DPT को ट्रिपल वैक्सीन कहते हैं। इसके बाद है जीवाणु। जीवाणु की खोज एंटोनिवान ल्यूवेनहाक ने किया, अतः इन्हें जीवाणु विज्ञान के पिता जनक कहते हैं। जीवाणु का नामकरण एहरेनबर्ग ने किया। जीवाणु मानव के मित्र तथा शत्रु दोनों होते हैं। जीवाणु में वास्तविक केंद्रक का अभाव पाया जाता है। पृथ्वी पर ऑक्सीजन का निर्माण साइनोबैक्टीरिया ने किया था। बैक्टीरिया द्वारा चमड़ा उद्योग में चमड़ा को साफ किया जाता है, जिसे टैनिंग कहते हैं। राइजोबियम नामक जीवाणु दलहनी फसल के जड़ में होते हैं तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करते हैं। इसके बाद है एजेटोबैक्टर नामक जीवाणु धान के खेत में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करते हैं। नास्टर तथा एनाबीना नामक जीवाणु वायुमंडल में नाइट्रोजन का कार्य करते हैं। लैक्टोबाइसल्स नामक जीवाणु दूध को दही में बदल देता है। इसके बाद है दूध का पाश्चुरीकरण। दूध को अधिक दिन तक सुरक्षित रखने के लिए दूध का पाश्चुरीकरण करते हैं। इसकी खोज लुई पाश्चर ने किया था। यह 2 विधियों द्वारा होता है। जिसमें 1 है लो टेम्परेचर होल्डिंग। इसमें दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं। और सेकेंड है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें दूध को 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकेंड के लिए गर्म करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट पढ़ेंगे बैक्टीरिया का आकार। बैरिलस, इसका आकार सूंड के समान होता है। कोकम, इसका आकार गोल होता है। कामा, इसका आकार अंग्रेजी के कामा के समान होता है। इसके बाद है स्पाइरल, इसका आकार स्प्रिंग या स्क्रू के समान होता है। इसके बाद है ब्रायोफाइटा, इन्हें उभयचर पौधा भी कहते हैं क्योंकि यह जल तथा स्थल दोनों पर रहते हैं। इसमें जेमा कप द्वारा अलैंगिक जनन होता है।
ये मृदा अपवर्तन को रोकते हैं। इन्हें जाइलम तथा फ्लोएम नहीं पाया जाता है। पृथ्वी पर उगने वाला पहला पौधा मोस काई था। इसे वनस्पति जगत का पुरोगामी रास्ता दिखाने वाला कहते हैं। इसके बाद है स्फेगनम नामक काई ब्रायोफाइटा के अंतर्गत आता है। यह अपने भार का लगभग 18 गुना पानी सोख सकता है। इसका प्रयोग माली पौधों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लगाने में करता है। इसका प्रयोग प्रतिरक्षी तथा ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके बाद है टेरिडोफाइटा। इसमें जाइलम तथा फ्लोएम पाया जाता है किंतु बीज नहीं पाए जाते हैं। एजोला तथा इक्विस्टेट्स प्रमुख टेरिडोफाइटा हैं। एजोला नाइट्रोजन विश्लेषण स्थिरीकरण का कार्य करता है। इक्विस्टेट्स से सोना यानी गोल्ड की प्राप्ति होती है। इसके बाद है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। वायुमंडल में नाइट्रोजन को लेकर नाइट्रेट में बदल देना नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहलाता है, जिसमें से एक है तत्व द्वारा मोल्वेडिनियम, जीवाणु राइजोबियम और उसके बाद है मुक्त जीवी जीवाणु एजिडोवेक्टर द्वारा। इसके बाद है जैव उर्वरक एजोला तथा जलीय फर्न। इसके बाद नील हरित शैवाल साइनोबैक्टीरिया। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग पुष्पोद्भव के बारे में। ये पौधे बहुत बड़े होते हैं। इनमें फल फूल तथा पत्ती लगते हैं। इन्हें दो भागों में बांटते हैं। ये है अनावृत बीजीय पौधा। ये पौधे पर्वतीय ढाल पर उगते हैं। इनके बीज के बाहर फल का आवरण नहीं होता है। ये पौधे आकार में बड़े होते हैं। इसका फूल एक लिंगी होता है, अर्थात पुंमंग एवं जायांग दो अलग अलग फूल में पाया जाता है। इसके ट्रिक है जालिम सास चीर दो। जालिम से हो जाएगा जैमिया, सास से हो जाएगा साइकल, सौ से हो जाएगा सिकोया, चीड़ से हो जाएगा चीड़, दो से हो जाएगा देवदार। जैमिया के बारे में पढ़ेंगे। ये सबसे छोटा अनावृत बीजीय पौधा है। इसके बाद है साइकस। इसे जीवित जीवाश्म कहते हैं। साइकस के स्टार्च के से साबूदाना प्राप्त किया जाता है। इसके बाद है सिकोया। यह अत्यधिक विशाल होता है। इसके बाद है चीड़। चीड़ को जंगल का आतंक कहते हैं क्योंकि इसमें आग सबसे तेजी से पकड़ते हैं। चीड़ के पौधे से तारपीन का तेल प्राप्त करते हैं, जिससे पेट में मिलाया जाता है। चीड़ के पौधे से चिलगोजा की प्राप्ति करते हैं, यानी प्राप्ति होता है, जिसे ड्राई फ्रूट या मेवा कहते हैं। इसके बाद है आवृत बीजीय। इनके बीज के बाहर फल के आवरण पाया जाता है। यह दो प्रकार के होते हैं, जिसमें से एक है एक बीजी पत्री। इनके बीज में केवल एक पत्र होते हैं, अर्थात इनके बीज को दो बराबर भागों में सरलता से नहीं बांट सकते हैं। इनकी पत्तियां समानांतर होती हैं। एग्जाम्पल में धान, केरला, गेहूँ etc। इसके बाद है दूसरा द्विबीजपत्री। इनके बीज में दो पत्र पाए जाते हैं, अर्थात इनका बीज दो बराबर भागों में सरलता से बट जाते हैं। इनकी पत्तियां जालिकावृक्ष होती हैं। एग्जाम्पल में आम, जामुन, मूंगफली, चना etc। इसके बाद है पादप रोग। पादप रोग के बारे में पढ़ेंगे। पादप में होने वाले अनियमित विकार को पादप रोग कहते हैं। पादपों में अधिकतर बीमारियां कवक द्वारा होती है। पोषण पदार्थ में की कमी से भी पादप में रोग हो जाते हैं, जिसमें से वन है जस्ता की कमी से होने वाला रोग। ए है धान में खैरा रोग। बी है आम तथा बैगन में लिटिल लीफ जस्ता की कमी से होता है। सी है मक्का में वाइट बर्ड। इसके बाद है बोरान की कमी से होने वाला रोग। फूल गोभी का भूरा हो जाना।
आंवले का निक्रोसिस, चुकंदर का हार्लो हार्ट, इसके बाद है तांबा। नींबू का काला पड़ जाना यानी नींबू का काला पड़ जाना, इसमें है मैग्नीज। शलजम में वाटर कोर तथा मटर में मार्स रोग, ऑक्सीजन। आलू का बैक हीट हार्ट, इसके बाद है पोटेशियम के यानी लीची की पत्ती का जल जाना, इसके बाद है कैल्शियम सी। गाजर में कोटट स्पॉट। इसके बाद हम लोग देखेंगे विषाणु से होने वाला रोग, हरिम मानहीनता या रंग परिवर्तन, यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियों का रंग पीला या सफ़ेद पड़ जाता है, जिसमें से ए है मोज़ेक रोग। यह वायरस द्वारा होता है। इसमें पत्तियां सिकुड़ कर सड़ जाती हैं। तंबाकू में मोज़ेक रोग से पत्तियां जल जाती हैं। इसके बाद है बुंकी यानी टाइप ऑफ बनाना। इसमें केले का पौधा छोटा हो जाता है। सी है आलू मोज़ेक। इसमें आलू के पत्तियों पर चीतक बड़ा दाग हो जाता है। इसके बाद है जीवाणु द्वारा होने वाला रोग, गेहूं का टुंडू रोग। इसमें पत्तियां पूरी तरह मुरझा जाता है। इसके बाद है साइट्रस्ट कैकर। इसमें नींबू का रंग बदल जाता है। इसके बाद है आलू का सैथिल रोग। सैथिल आलू को खाने से बाल झड़ता है। इसमें आलू का तना आलू में गोल गोल रिंग बन जाता है। इसके बाद है धान का अंगमारी। इसमें धान के पत्तियों पर पीला हरा दाग बन जाता है। इसके बाद है ब्लैक अर्म ऑफ कॉटन। इसमें कपास की पत्तियां भूरी हो जाती हैं और कपास का बीज पूरी तरह से खुल नहीं पाता है। इसके बाद है पादप हार्मोन। पादप हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। ये प्रोटीन के बने होते हैं तथा उत्तेजना पैदा करते हैं। पादप हार्मोन को भी फोटो हार्मोन कहते हैं। इसके बाद है पादप हार्मोन दो प्रकार का होता है। इसमें से एक है वृद्धि प्रवर्धक और दूसरा है वृद्धि रोक। वृद्धि प्रवर्धक में ऑक्सीजन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, ट्राउमेट्रोटिन, फ्लोजीजेंस और वृद्धि रोग में एब्सिसिक अम्ल, एथिलीन। इसके बाद है वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन। यह हार्मोन वृद्धि में सहायक होता है, जिसमें से वन है ऑक्सीन हार्मोन। यह हार्मोन की खोज सन 1980 ईस्वी में डार्विन ने किया था। यह वृद्धि में सहायक है। यह पौधों के ऊपरी भाग में पाया जाता है। यह पौधों को मोटा होने से रोक देता है, जिस कारण माली पौधों का ऊपरी भाग काट देता है। यह प्रकाश अनुवर्तन तथा गुरुत्वाकर्षण के लिए उत्तरदायी है। यह खरपतवार को नष्ट करता है। पत्ती तथा फल को समय से पहले गिरने से रोकता है। उसके बाद है जिब्रेलिन्स हार्मोन यानी जिब्रेलिन्स हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी खोज जापानी वैज्ञानिक कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में की थी। यह मुख्य हार्मोन है। यह वृद्धि को नियंत्रित करता है। अंकुरण तथा फलों के निर्माण में सहायक है। इसके बाद है साइटोकाइनिन हार्मोन। इसका खोज मिलर ने 1985 ईस्वी में की थी, परंतु नामकरण लिथाम ने किया था। यह कोशिका विभाजन करता है और अंगों का निर्माण करता है। यह प्रोटीन तथा आरएनए के संश्लेषण करता है। इसके बाद है टाइमेटोटिन हार्मोन। यह पौधों का घाव भरता है। इसका निर्माण घायल कोशिका में होता है। यह एक प्रकार का डाइकोबोक्सिलिक अम्ल है। इसके बाद है फ्लोरीजेंस हार्मोन। ये पत्ती में बनता है लेकिन फूलों को खिलाता है। इसे फ्लोरीजेंस हार्मोन कहते हैं। उसके बाद पढ़ेंगे वृद्धि रोधी हार्मोन।
यह हार्मोन वृद्धि को रोक देता है। इसमें फर्स्ट है एब्सिसिक एसिड। यह वृद्धिरोधी है तथा वाष्प उत्सर्जन करता है। यह फल अंकुरण तथा कोशिका विभाजन नहीं होने देता है। इसके बाद है एथिलीन। एथिलीन के बारे में पढ़ेंगे। यह फल को प्राकृतिक रूप से पकाता है किंतु पेड़ के वृद्धि को रोक देता है। यह गैसीय अवस्था में पाया जाता है। 1962 में बर्ग ने हार्मोन को प्रमाणित किया। इसके बाद दिमाग में पढ़ेंगे। फलों की कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एसिटिलीन यानी C2H2 का प्रयोग करते हैं। एसिटिलीन की प्राप्ति कैल्शियम कार्बाइड की क्रिया जल से कराने से होती है। देखिए यहाँ पे कराया गया है। इसके बाद है खरपतवार। खेत में उगने वाले अनावश्यक पौधों को खरपतवार कहते हैं। एक खेत के सभी पोषक पदार्थों को अवशोषित कर लेते हैं जिससे फल की पैदावार घट जाती है। इसके बाद है खरपतवार नाशी। वैसी दवा जो खरपतवार को खत्म कर देती है खरपतवार नाशी कहलाता है। इसके बाद है एग्जाम्पल में सीमाजीन, एट्राजीन, क्योटाक्लोर। इसके बाद है ट्राइक्लोरोफिनोल एसिटिक अम्ल। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर है 4 वाष्प उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण। यानी वाष्प उत्सर्जन और प्रकाश संश्लेषण में पढ़ेंगे हम लोग वाष्प उत्सर्जन। पत्तियों के स्टोमेटा रंध्र द्वारा जल को वाष्प बनकर उड़ा देना वाष्प उत्सर्जन कहलाता है। वाष्प उत्सर्जन में जल हानि की क्रिया को दर्शाता है। जल को बचाए रखने के लिए गर्मी के दिनों में पौधे अपना पत्तियां गिरा देती हैं। जल को बचाए रखने के लिए मरुस्थलीय क्षेत्र में उगने वाले पौधों की पत्तियां कांटे का रूप ले लेती हैं। जहां पेड़ पौधे अधिक होते हैं वहां वाष्प उत्सर्जन अधिक होता है और बादल अधिक बनते हैं जिससे वर्षा अधिक होती है। वाष्प उत्सर्जन से पोटोमीटर द्वारा मापते हैं। इसके बाद है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हरे पेड़ पौधे सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बना लेते हैं जिसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा कार्बोहाइड्रेट बनता है जो कि कार्बनिक होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश यानी CO2 तथा जल की आवश्यकता होती है। प्रकाश संश्लेषण के फलस्वरूप जल के टूटने से ऑक्सीजन निकलता है। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण जिसमें से एक है लाल रंग, दूसरा है नीला रंग और तीसरा है बैंगनी रंग में होता है। शेष रंगों में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। रात के समय तथा कृत्रिम प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए 1 से 2% प्रकाश की आवश्यकता होती है। CO2 तथा O2 का विनिमय स्टोमेटा द्वारा होता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ेंगे। प्रकाश संश्लेषण में CO2 का अपचयन होता है जबकि H2O जल का उपचयन होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीडेशन अपचयन तथा रिडक्शन उपचयन दोनों होता है यानी दोनों है। प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल युक्त कोशिकाओं में होता है। प्रकाश संश्लेषण श्वसन से 7 गुण तेज होता है। क्लोरोफिल कई प्रकार का होता है। क्लोरोफिल A, B, C, D किंतु प्रकाश संश्लेषण केवल क्लोरोफिल A में होता है। CO2 की मात्रा बढ़ने से प्रकाश संश्लेषण का दर शुरू में बढ़ता है किंतु जब सांद्रता अधिक हो जाती है तो प्रकाश संश्लेषण रुक जाता है। आर्द्रता, नमी तथा प्रकाश संश्लेषण में उल्टा संबंध होता है। प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्लोरोप्लास्ट भाग लेता है। क्लोरोप्लास्ट एक दोहरी झिल्ली नुमा संरचना होती है जिसका अंदर एक गाढ़ा द्रव्य भरा जाता है जिसे स्ट्रोमा कहते हैं। इसके अंदर स्तंभ की आकृति होती है जिसे
ग्राना कहते हैं। ग्राना छोटे छोटे प्लेटों से मिलकर बनता है जिसे थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के अंदर मैग्नीशियम पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग नेक्स्ट देखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इसके क्रियाविधि को देखेंगे हम लोग। लाइट रिएक्शन, इसे वैज्ञानिक हील ने खोजा था। यह प्रकाश में ही संपन्न होता है। जब सूर्य प्रकाश ग्राना पर पड़ता है तो थैलोफाइटा होते हुए मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉन तक पहुंच जाता है और इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाते हैं जिससे कि एटीपी का निर्माण होता है। इसके बाद जल अपघटन होता है और हाइड्रोजन H2 मुक्त होता है और NADP बनता है। यह NADP हाइड्रोजन का ग्राही होता है और NADP H2 बना लेता है। इस प्रकार हील रिएक्शन पूरा हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है डार्क रिएक्शन। इसके लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। यह हील रिएक्शन के होने के बाद होता है। यह स्ट्रोमा में संपन्न होता है। हील रिएक्शन के फलस्वरूप बना हुआ ATP तथा NADP हाइड्रोजन H2 स्ट्रोमा में आता है। स्ट्रोमा में RUDP का निर्माण होता है। यह RUDP वायुमंडल से CO2 को ग्रहण कर लेता है। इस क्रिया के बाद O2 बाहर आ जाता है। अंदर गया CO2 H2 से मिलकर कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर देता है। प्रकाश संश्लेषण का मुख्य उत्पाद कार्बोहाइड्रेट होता है जबकि गौण उत्पाद ऑक्सीजन होता है। ATP एडिनोसाइन ट्राईफॉस्फेट NDP का फुल फॉर्म है निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट। इसके बाद है RUPD राइबुलोस डाईफॉस्फेट। इसके बाद है नेक्स्ट है 5 चैप्टर पादप उत्तक। पादप उत्तक के बारे में पढ़ेंगे। उत्तक समान कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तक का अध्ययन हिस्टोलॉजी कहलाता है। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग विभाज्य उत्तक। इनमें विभाजन की क्रिया निरंतर चलती रहती है जिस कारण पेड़ पौधे जीवन भर वृद्धि करते हैं। पादप ऊपर यानी नीचे की ओर विकास करते हैं। बीच का भाग केवल चौड़ा होता है। ये है शीर्ष विभाज्य उत्तक। यह पेड़ पौधे को ऊपर की ओर ले जाता है। उसके बाद B है पार्श्व विभाज्य उत्तक। यह पेड़ पौधों को चौड़ा करता है। C है अंतवेशी। यह छोटे घास में पाया जाता है। यह सतत न होकर कुछ दूरी पर होती है जिस कारण जानवर जब इसे खा लेता है तो यह पुनः निकल जाता है। इसके बाद है अस्थायी उत्तक। इनमें विभाजन की क्षमता समाप्त हो चुकी रहती है। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग पढ़ेंगे मृदु उत्तक। इसमें पौधा का छाल बनाता है। इसके बाद है स्थूल कोण उत्तक। इससे फल तथा पत्तियों का वृंत बनता है। इसके बाद है दृढ़ उत्तक। यह बहुत ही कठोर होता है। इससे नारियल बैल कसेली इत्यादि का बाहरी खोल बनता है। इसके बाद है जाइलम। यह तना के अंदर पाया जाता है। इसे दारू भी कहते हैं। यह जल तथा खनिज इत्यादि का अवशोषण कर पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम तना पर बने वलय को गिनकर आयु ज्ञात कर सकते हैं। एक वलय 10 वर्ष की आयु के बाद बनता है। वलय को कैम्बियम भी कहते हैं। इसके बाद है फ्लोएम। यह पत्तियों द्वारा पकाए गए भोजन का परिवहन करता है। नोट में है जाइलम तथा फ्लोएम को संवहनी उत्तक कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर है 7 जैव विकास। हम लोग पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत
जीवों के प्रारंभिक विकास का अध्ययन किया जाता है, जिसमें से वन है समजात अंग। वैसे अंश जिनकी उत्पत्ति समान होती है किंतु वे अलग अलग कार्य को करते हैं समजात कहलाते हैं। एग्जाम्पल में है मानव का हाथ, बाघ का हाथ, चमगादड़ के पैर, मछली का फ्लैपर। इसके बाद है इन सभी की उत्पत्ति शरीर के अगले भाग से हुई है। इनमें प्रारंभ में एक हड्डी तथा बाद में पंजे की आकृति बनती है, किंतु ये सभी अलग अलग कार्य को करते हैं, जिसमें से दूसरा है समरूप अंग। इन अंगों की उत्पत्ति भिन्न होती है किंतु ये एक समान कार्य करते हैं। एग्जाम्पल में है कीट में 4 पंख जबकि पक्षी में 2 पंख होते हैं, किंतु ये दोनों ही पंखों से उड़ते हैं जबकि संरचना भिन्न है। इसके बाद है तीसरा अवशेषी अंग। वैसे अंग जो शरीर में होते हैं किंतु काम नहीं करते हैं अवशेषी अंग कहलाते हैं। इनकी संख्या लगभग 100 है। एग्जाम्पल में है कान का पिन्ना, कर्ण पल्लव। इसके बाद है अपेंडिक्स शरीर के बाल। इसके बाद है नेक्स्ट है लामार्क का सिद्धांत। इन्होंने उपरजित अंगों का सिद्धांत दिया और कहा कि जिस अंग का प्रयोग हम अधिक करते हैं अगली पीढ़ी में वह अंग थोड़े बड़े आकार का उत्पन्न होता है, जबकि किसी अंग का प्रयोग न करने पर वह अगली पीढ़ी में छोटा हो जाता है। इसके बाद है ये फ्रांस के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक फिलोसफी जूलॉजिका है। लैमार्क ने निम्न सिद्धांत दिए हैं, जिसमें से 1 है वातावरण का सीधा प्रभाव, दूसरा है अनुकूल की प्रवृत्ति, तीसरा है अंगों के उपयोग तथा अनुपयोग, जिराफ के गर्दन तथा सांप के पैर। नेक्स्ट है उपार्जित लक्षणों का वंशानुगत। एग्जाम्पल में जिराफ की गर्दन तथा सांपों की पैर। इसके बाद है जीवमैन का सिद्धांत। इन्हें लामार्क के सिद्धांत को काट दिया। इन्होंने चूहों के 21 पीढ़ियों में पूंछ को काट दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद भी 22वीं पीढ़ी में उतने ही आकार के पूंछ पाया गया। इसके बाद है डार्विन का सिद्धांत। इन्होंने प्राकृतिक चयन, आहरण, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया। इन्होंने कहा कि जीव जंतु स्वयं को प्रकृति के अनुसार ढाल लेते हैं, अतः ये स्वयं को प्रकृति के अनुकूल बना लेते हैं। इसके बाद डार्विन ने बोंगल नामक जहाज से पूरे विश्व का भ्रमण किया। इन्होंने पक्षियों की भाषा का सिद्धांत दिया, जिसे डार्विन फिंच कहते हैं। इसके बाद है ये ब्रिटेन के वैज्ञानिक थे। इनकी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पाइस में प्राकृतिक चयन, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत दिया, जिसमें से 1 है जीवों में संतान के उत्पत्ति का अपार संभावना होती है किंतु बहुत ही कम जीवित बचते हैं। दूसरा है जीवन के लिए संघर्ष। तीसरा है योग्यतम की उत्तरजीविका यानी जीविता। जीवन संघर्ष में वही जीवित रहता है जो स्वयं के वातावरण के अनुसार ढाल लेता है। इसके बाद है नव डार्विनवाद। इनके अनुसार नई जात में परिवर्तन अचानक होता है। यह सिद्धांत उत्परिवर्तन को दर्शाते हैं। हुंगो डी विज का सिद्धांत। इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया। इन्होंने बताया कि किसी जीव में अचानक इतना बड़ा परिवर्तन होता है कि वह अपने मूल नस्ल से पूरी तरह से भिन्न दिखने लगती है, जिससे कि एक अलग जाति का निर्माण हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है चैप्टर खाद्य श्रृंखला, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जैविक घटक। जैविक घटकों के आपसी संबंध को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं।
उत्पाद को पढ़ेंगे। ये स्वपोषी होते हैं और सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बना लेते हैं। इसके अंतर्गत हरे पौधे को रखते हैं। इसके बाद है उपभोक्ता। ये अपना भोजन नहीं बना सकते, अर्थात ये परपोषी होते हैं। उपभोक्ता 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से फर्स्ट है प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता। ये पूर्णतः शाकाहारी होते हैं, जैसे बकरी, गाय, चूहा। दूसरा है द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये सर्वाहारी होते हैं, अर्थात ये मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। तीसरा है तृतीय श्रेणी का उपभोक्ता। ये प्रबल मांसाहारी होते हैं, जैसे शेर, बाघ, अपघटक के बारे में पढ़ेंगे। ये उपभोक्ताओं के मृत शरीर को खाते हैं, अर्थात मृत्युजीवी होते हैं। ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जैसे चील, गिद्ध, कौवा, जीवाणु। नेक्स्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी। इसमें हम लोग पढ़ेंगे पारिस्थितिकी के बारे में। जीव तथा उसके बाहरी परिवेश का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। पारिस्थितिकी में जैविक तथा अजैविक दोनों घटकों में रखते हैं। इकोलॉजी के जनक टेकल को कहते हैं, जबकि इकोलॉजी शब्द रीटन ने दिया। जैविक घटक, इसमें उत्पाद, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं, अर्थात इनमें सजीवों को रखते हैं। अजैविक घटक, इसमें तापमान, वायु, आर्द्रता, नदी, पर्वत अर्थात निर्जीव को रखते हैं। जीवों के समूह को जीव समूह कहते हैं। कई जीव समूह मिलकर परितंत्र बनाते हैं। कई परितंत्र मिलकर एक जीवोम बनाते हैं। कई जीवोम मिलकर एक जीवमंडल बनाते हैं। मानव जीवमंडल में रहता है। इसके बाद नेक्स्ट है परितंत्र। परितंत्र वह सबसे छोटी इकाई है जिसमें सजीव जैव घटक तथा निर्जीव अजैविक घटक दोनों साथ रहते हैं। सबसे छोटा परितंत्र जल का बूंद है। इसमें डेटम नामक शैवाल पाया जाता है। जब किसी व्यक्ति को डुबाकर मारा जाता है तो उसके फेफड़े में डेटम की जांच की जाती है। पृथ्वी का सबसे बड़ा परितंत्र समुद्र है। स्थल का सबसे बड़ा परितंत्र घास का टैगा वन है। स्वपोषी, ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफाई पाया जाता है। इसके बाद है एग्जाम्पल में पादप, शैवाल, जीवाणु, ईटीसी। इसके बाद है परपोषी, ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं क्योंकि इसमें क्लोरोफाइल द्वितीय नहीं पाया जाता है। इन्हें 4 भागों में बांटते हैं। सहजीवी, इनमें दोनों जीव को परस्पर लाभ होता है। एग्जाम्पल में कवक, शैवाल, मधुमक्खी, फूल, बत्तख, मछली, गाय, कौवा। इसके बाद है सहभोगी, इसमें किसी एक को लाभ होता है और दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल में अधिपादप यानी आर्कटिक। इसके बाद है परजीवी, यह जिस भी जीव पर उगते हैं उन्हें ही क्षति पहुंचाते हैं। यह वृद्धि तथा विकास के लिए हानिकारक होते हैं। एग्जाम्पल में है खटमल, मच्छर, मक्खी, अमरबेल, जू आदि। इसके बाद है मृत जीवी यानी मृतजीवी, ये जीवों के मृत शरीर को खाकर खत्म कर देते हैं, अर्थात ये पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एग्जाम्पल में है जीवाणु, चील, गिद्ध, कौवा आदि। नोट में है जीवाणु पृथ्वी पर हाइड्रोजन चक्र को बनाए। नेक्स्ट चैप्टर है प्रदूषण। प्रदूषण में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण में विभिन्न गैसों, मृदा तथा जीव जंतुओं का एक निश्चित अनुपात है। इस अनुपात में आने वाले हास्य कमी को प्रदूषण कहते हैं। प्रदूषण छोटे क्षेत्रों को दर्शाता है। इसमें केवल मानव क्रियाकलापों को रखते हैं। पर्यावरण अवनमन, जब मानव तथा प्रकृति दोनों के कारण पर्यावरण की गुणवत्ता में ह्रास होता है तो उसे
अवनमन कहते हैं। एग्जाम्पल में भूकंप, ज्वालामुखी। इसके बाद है सूक्ष्मजीवी अपघटनीय प्रदूषण। वैसे प्रदूषण जिसे सूक्ष्मजीव खाकर खत्म कर देते हैं सूक्ष्मजीव अपघटनीय कहलाते हैं। ये कम हानिकारक होते हैं। एग्जाम्पल में है प्लास्टिक, धातु कचरा, रासायनिक कचरा। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार, जिसमें से एक है जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण, परमाणु चुम्बकीय प्रदूषण, जैविक चुम्बकीय प्रदूषण। जिसमें से जल प्रदूषण को पढ़ेंगे। जल में घुले अनावश्यक पदार्थों के कारण जल प्रदूषण होते हैं, जैसे आर्सेनिक, वाइट फूड, कैडमियम, इटाई किडनी में, लोहा, लीवर सिरोसिस लीवर, कॉपर, विल्सन नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम, HG, मिनीमाता जापान। इसके बाद है सुपोषण। जलाशय में फास्फोरस तथा नाइट्रोजन N2 की अधिकता के कारण इसमें अनावश्यक पादप तथा जलकुंभी उग जाते हैं, जिस कारण जलाशय के अंदर ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता और जलीय जीवों की मृत्यु हो जाती है। हैदराबाद का हुसैन सागर झील जलकुंभी से ग्रसित है। मृदा प्रदूषण। मिट्टी की उर्वरक क्षमता को कम हो जाना मृदा प्रदूषण कहलाता है। मृदा प्रदूषण 2 कारणों से होता है। इसके बाद नेक्स्ट वायु प्रदूषण। वायु के गुणवत्ता में होने वाले ह्रास या कमी को वायु प्रदूषण कहते हैं। एरोसोल यानी धूल कण। वायुमंडल में उपस्थित धूल कण को एरोसोल कहते हैं। ये वायु प्रदूषण में मुख्य भूमिका निभाते हैं। इनका आकार 10 माइक्रो होता है। नोट में है सीमेंट उद्योग में एस्बेस्टस एरोसोल के रूप में उड़ता है, जिससे फेफड़े की बीमारी हो जाती है, जिसे व्हाइट कैंसर कहते हैं। औद्योगिक कचरा, धुआं, आग, ईंधन तथा वाहन से वायु प्रदूषण होते हैं। वायु प्रदूषण में फैलने वाली प्रमुख गैस कार्बन मोनोऑक्साइड। यह एक रंगहीन, स्वादहीन तथा गंधहीन गैस है। यह कुल वायु प्रदूषण को अकेले ही 50% कर देती है। यह हीमोग्लोबिन से सबसे तेजी से क्रिया करती है और ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता खत्म कर देती है, जिस कारण व्यक्ति का दम घुटने से मौत हो जाती है। अतः इसे दम घोटने वाली गैस कहते हैं। ईंधन, कोयला, जीवाश्म मुर्गी आदि को जलाने पर इसके दहन CO गैस निकलता है। यह जल में घुलनशील होता है। इसके बाद रिमार्क पढ़ेंगे। ईंधन से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए CNG तथा LPG को बढ़ावा दिया जाता है। वैसा ईंधन जिससे पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचता है और जिसकी प्राप्ति पादप पेड़ पौधों से होती है, उसे जैव ईंधन कहते हैं। एग्जाम्पल में जट्रोफा, रतनजोत, रोपसीड, गन्ने का रस प्लस एल्कोहल, SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। यह अम्लीय गैस है। यह कुल प्रदूषण का 20% करती है। यह फेफड़े को सर्वाधिक क्षति पहुंचाती है। पेट्रोलियम के दहन से SO2 निकलती है। यह अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी है। यह अम्लीय वर्षा से मिले SO2 के कारण ही पत्थर का सड़न होता है। इसके बाद सीसा प्रदूषण। पेट्रोल में अपस्टोफन रोधी के रूप में टेट्राइथिल लीड का प्रयोग होता है, जो सीसा का यौगिक है। यह सीसा धुआं के माध्यम से वायुमंडल में आ जाता है और प्रदूषण फैला देता है। सीसा प्रदूषण से तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। इसके बाद पढ़ेंगे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। यह ओजोन को क्षति पहुंचाता है। ओजोन को क्षति क्लोराइन तथा फ्लोरीन से होता है।
क्लोरीन तथा फ्लोरीन से होता है जो CFC में उपलब्ध रहता है। इसके बाद है क्लोरीन का एक परमाणु ओजोन के 1000 परमाणु को तोड़ सकता है, किंतु इनके लिए बहुत निम्न तापमान की आवश्यकता है जो अटलांटिक में सरलता से उपलब्ध होता है। ओजोन परत का मोटाई कम होना ओजोन छिद्र कहलाता है। ओजोन के मोटाई को डाप्सन में नापते हैं। 1000 डाप्सन बा 1 mm। इसके बाद है ओजोन संताप मंडल में 30 से 40 किमी की ऊंचाई में पाया जाता है। यह पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करता है। ये कीड़े स्किन कैंसर उत्पन्न कर सकता है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए 16 सितंबर 1987 को कनाडा में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। इसके बाद है इसी कारण 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाते हैं। ओजोन का निर्माण ऑक्सीजन के 3 परमाणु से होता है। प्रथम तथा द्वितीय ओजोन छिद्र अंटार्कटिका में देखे गए हैं। CFL से निकलने वाले फ्लोसिंग गैस AC थिनर से निकलने वाली गैस ओजोन को नुकसान पहुंचाती है। इसके बाद है NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन हानिकारक नहीं है, यह पौधों के लिए आवश्यक है, किंतु नाइट्रोजन ऑक्साइड हानिकारक होते हैं। इसके बाद NO2 ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करती है। समताप मंडल उड़ रहे वायुयान के धुओं से नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकलते हैं। ये ऑक्साइड ओजोन से क्रिया करके ऑक्सीटाइल नाइट्रेज पैन का निर्माण करते हैं। प्रकाश रासायनिक धूल इसका निर्माण नाइट्रोजन ऑक्साइड ओजोन तथा PAN के द्वारा होता है। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यह एक अम्लीय गैस है। यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों CO2 प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। यह दिन के समय पृथ्वी को अत्यधिक गर्म होने से रोकती है तथा रात को अत्यधिक ठंडा होने से रोकती है, किंतु यदि यह बहुत अधिक हो जाए तो पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, ग्लेशियर पिघल जाएगा और समुद्र का तल बढ़ जाएगा। CO2 गैस छोड़ने भी प्रदूषण नहीं करती, बल्कि ये उमस गर्मी पैदा करती है। इसके बाद है ग्रीन हाउस। छोटे से क्षेत्र में जब उमस बढ़ जाता है तो उसे ग्रीन हाउस कहते हैं। ग्रीन हाउस शब्द आर्हेनिस ने दिया। इसके बाद है ग्लोबल वार्मिंग यानी वैश्विक तपन। जब ग्रीन हाउस पूरे विश्व पर फैल जाता है तो उसे ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। यह शब्द वैली बेकन ने दिया। कार्बन फुटप्रिंट गैसों का वह समूह जो ग्रीन हाउस उत्पन्न करता है कार्बन फुटप्रिंट कहलाता है। CN साइनाइड, NC आइसोसाइनाइड। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्योटो। यह समझौता जापान में हुआ। इसमें सभी देश के लिए CO2 के उत्सर्जन के लिए एक कोटा का निर्धारण किया गया। वे इसी कोटा में CO2 का उत्सर्जन कर सकता है। इस व्यवस्था को कार्बन क्रेडिट कहते हैं। मीथेन के बारे में पढ़ेंगे। यह भी ग्रीन हाउस इफेक्ट उत्पन्न करता है। यह दलदली भूमि में पाया जाता है। इसके बाद गोबर गैस, धान के खेत, मटर, सड़े गले पदार्थ तथा जानवरों की जुगाली, कोयला, खाद्यान्न, प्राकृतिक गैस, नेचुरल यानी गैस, मीथेन के अच्छे स्रोत। नोट में है प्राकृतिक गैस को जब अत्यधिक दबाव लगाकर रखा जाता है तो उसे सपिडय प्राकृतिक गैस कहते हैं। यह बहुत ही कम प्रदूषण करता है। इसका पढ़ेंगे भोपाल गैस त्रासदी। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड नामक कंपनी में मेथिलाइ इसोनाइट्रेट CH3NCO गैस जल से
प्रतिक्रिया करके विस्फोट कर गई थी, जिससे हजारों लोग की जान गई। यह कंपनी एंडरसन नामक व्यक्ति की थी, जो सन 2014 में मर चुका है, किंतु अभी भी इस पर मुकदमा चल रहा है। नेक्स्ट है ध्वनि प्रदूषण। 90 डेसिबल से अधिक के ध्वनि को प्रदूषण में गिना जाता है। ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव केवल तत्कालीन रहता है, ये अगली पीढ़ियों पर नहीं पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण के कारण मानव चिड़चिड़ा हो जाता है। ध्वनि प्रदूषण को कम करने के लिए गाड़ियों के साइलेंसर में मुफलर लगाया जाता है। सड़कों पर ध्वनि प्रदूषण रोकने के लिए दोनों किनारों पर पेड़ लगा दिया जाता है, जिसे ग्रीन मुफलर कहते हैं। इसके बाद है विद्युत चुम्बकीय प्रदूषण। यह मोबाइल टावर, टीवी टावर तथा सैटेलाइट से निकलने वाले विद्युत चुम्बकीय तरंगों से फैलता है। इस प्रदूषण के कारण तंत्रिका तंत्र तथा स्मरण क्षमता कमजोर हो जाती है तथा कैंसर रोग उत्पन्न होता है। इस प्रदूषण के कारण बड़ी संख्या में तितलियां मर रही हैं तथा मधुमक्खियां अपना रास्ता भटक जा रही हैं, क्योंकि मधुमक्खियां विद्युत चुम्बकीय तरंगों को देख लेती हैं और भी अपना रास्ता भटककर टावर के पास चली जाती हैं। वर्तमान पूरा पृथ्वी विद्युत चुम्बकीय तरंगों के चपेट में है। इसके बाद पढ़ेंगे जैव प्रदूषण। यह हानिकारक जीवाणु तथा विषाणु के कारण फैलता है, जिन्हें एक रूपता के कारण एक समान प्रजाति के पौधे बीमारी से प्रभावित होते हैं, जिस कारण उन्हें काट देना पड़ता है। एंथ्रेक्स नामक जीवाणु व्यक्ति की जान ले सकता है, जिसका प्रयोग आतंकवादी पत्र लेटर में भरकर दूसरे व्यक्ति को भेज देते थे। सेरीन गैस को गरीबों का परमाणु बम कहा जाता है। इसका प्रयोग सीरिया में हो रहा है। इसके बाद है परमाणु प्रदूषण। यह सभी प्रदूषण में सबसे खतरनाक है। इसका प्रभाव जल, थल तथा वायु तीनों में देखा जा सकता है। यह 30,000 साल तक रह सकता है। परमाणु प्रदूषण रेडियो एक्टिव पदार्थों के कारण होता है, अतः इसे रेडियो एक्टिव प्रदूषण भी कहते हैं। यह यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम तथा कोबाल्ट 60 के कारण होता है। 9 अगस्त तथा 6 अगस्त 1945 को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिरे परमाणु बम तथा सन 2011 में जापान में हुआ। इसके बाद है फुकुशिमा परमाणु संयंत्र दुर्घटना। परमाणु प्रदूषण के उदाहरण हैं 1986 में यूक्रेन के चेर्नोबिल परमाणु संयंत्र में विस्फोट होने से यूक्रेन प्रभावित हुआ। परमाणु विस्फोट के बाद निकलने वाले धुआं को नाभिकीय आपातन कहा जाता है। इस धुआं को रोकने के लिए बोरिक एसिड का छिड़काव किया जाता है तथा व्यक्ति को खुद के बचाव के लिए पोटेशियम आयोडाइड KI की गोली खाना चाहिए। धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। धन्यवाद।